Good morning, students. Today we are going to start coordination compound lecture number 7, that is concept of crystal field theory. तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। Lecture number 7. This lecture number 7 is concept of crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स पढ़ लेनी चाहिए। तो पहली हेडिंग जो मैं डालने जा रहा हूं वो है डिफेक्ट्स इन VBT। देखो बेटे, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा सुधारने के लिए उसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था, और उसमें हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उठा के लाए, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरीके से गलत हो जाती और उससे हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या डिफेक्ट है? पहली बात, VBT is the approach of formation of pure covalent bonds in between central metal atom and ligands. VBT कंप्लीटली ये कह रही है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। नंबर सेकंड पार्ट, VBT does not tell anything about the field strength of the ligands. That is strong field ligand और weak field ligand। इसके बारे में वो कुछ नहीं बता। मैं ये भी कह सकता हूं, it does not explain the concept of pairing of electrons। पेयरिंग के बारे में उसका कोई जानकारी उसके पास नहीं। हम ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन ये हमको VBT से नहीं मिलता। इस बात को ध्यान रखिए। हमने मॉडर्न जो है कॉन्सेप्ट, मॉडर्न अप्रोच VBT को दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि VBT पहले से वो थी, नहीं, हमने दी। VBT हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती। अगर ऐसा नहीं देती तो इसका मतलब हमको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती डायरेक्टली। जी हाँ, VBT does not explains clearly the magnetic property
of the complexes. VBT does not explain about the color of the complexes. Why the some complexes are colored? इसके बारे में VBT के पास कोई जवाब नहीं। ये VBT के डिफेक्ट्स, VBT के डिफेक्ट्स को सही करते हुए एक नई थ्योरी साइंटिस्ट ने हम लोगों को दी, जिस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT। तो मेरे सबसे पहले कहने का मतलब ये है बेटा, VBT फ्लॉप हो चुका है, VBT इज ए फेल्ड कॉन्सेप्ट। चलिए, तो हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल लिगेंड के बीच में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बता रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड। शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे, मैं जो बोलूंगा वही लिखूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही आप लिखें, आप समझिए और अपने वर्ड्स में लिखें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कह रही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड है। तो यहां लिखिए, अकॉर्डिंग टू CFT there exists an electrostatic force of attraction between central metal atom and ligand, that is in between central metal atom and ligand there is the formation of ionic bond. जादू बताता हूं, CFT भी गलत है। इसके बाद भी एक थ्योरी आई है जिसका नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी, और इसके बाद भी एक थ्योरी आई है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों थ्योरीज, हाँ CFT इन कंपैरिजन टू VBT ज्यादा अच्छी है, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम पर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द एक्सट्रीम ऑफ द कोवेलेंसी, वो कोवेलेंट बॉन्ड को ही सब कुछ मान रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ऑन द एक्सट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द आयनिक बॉन्ड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 100% आयनिक कैरेक्टर्स की बात कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ध्यान दीजिए। According to CFT, the ligands are acting as point charges. कब
एनायनिक, एनायनिक लिगेंड्स के लिए कहा है। और पॉइंट डाइपोल, न्यूट्रल लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं वो किसका काम कर रहे हैं? अगर एनायनिक लिगेंड है तो पॉइंट चार्जेस का काम कर रहे हैं, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो वो डाइपोल का की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अट्रैक्टेड है एंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम according to their geometry। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम बट अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो ऑक्टाहेड्रल में अट्रैक्टेड है, टेट्राहेड्रल फील्ड है तो टेट्राहेड्रल में अट्रैक्टेड, एक पर्टिकुलर पोजीशन से अट्रैक्टेड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अट्रैक्टेड। तीसरी बात ये है, अब ये जो ज्योमेट्री वाली बात है यहीं से समस्या क्रिएट कि अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अलग तरीके से बिहेव कर रही है, टेट्राहेड्रल फील्ड है तो अलग तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस फील्ड में है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से, कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरीके से हमेशा सबकी एनर्जी सेम रहती है, ऐसा नहीं। Although the d orbitals have the 5 degenerated, or d subshell has the 5 degenerated orbitals, but they will remain degenerated, it is not possible। हमेशा degenerated रहेंगे, हमेशा सेम एनर्जी के 5 रहेंगे, ऐसा पॉसिबल? तो क्या गड़बड़ भी हो सकती है? जी हाँ, उनमें एनर्जी डिफरेंस आ सकता है। अगर एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा तो स्प्लिट अप हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ द d orbital takes place। तो लिखिए, if the field is spherically symmetrical, the degeneracy of d subshell is maintained। But as we know, the field is not symmetrical, thus according to the field, the degeneracy DGE, एक मिनट, of d orbitals get disturbed, hence splitting of d subshell takes place।
बेटा इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम की तरफ देखना पड़ेगा। मैं आपको, भाई आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम पढ़ी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के बारे में। अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो आपको जो है आसानी होगी स्प्लिटिंग समझने में। देखो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल। पहला, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इन बिटवीन द एक्स वाई एक्सिस डबल डम्बेल शेप में ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये डी एक्स वाई। इसी तरीके से ये y है और ये z है, और इनके बीच में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो डी वाई जेड। थोड़ा सीधा बनाना बेटा, ये z है और ये x है, और यहां जो डबल डम्बल शिफ्ट बनेगी आप, वो डी जेड एक्स। और ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि इनमें जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है। अच्छा, एक ऑर्बिटल इस तरीके से बनता है इसका, जिसमें लोब्स ऑन द एक्सिस आते हैं। ये भी डबल डम्बल्ड है बट लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। ये x है और ये y है, और इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक लास्ट, इसमें भी लोब्स ऑन द एक्सिस आते हैं लेकिन इसका शेप बिल्कुल डिफरेंट है, इसको डाउनट शेप। ये अगर एक्सिस जेड है तो इसको हम डी जेड स्क्वायर, और ये यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर मैं बाद बाकी डी ऑर्बिटल्स में सबकी बात करूं तो बेटा यहां से यहां तक जितने भी डी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे डबल डम्बेल शेप्ड। डमरू, बैल मतलब घंटी, डम्बेल, डम्बल मतलब डमरू, डमरू की तरीके से डबल डम। और ये सॉरी, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। ये डबल डम्बल शिफ्ट, और डी जेड स्क्वायर डाउन, डाउनट शिफ्ट, क्योंकि इसके बीच में यहां नोड, एंगुलर नोड नहीं मिलता और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। लेकिन हाँ, जो लोब्स हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पे ऑन द एक्सिस है, और इन सब में जो लोब्स हैं वो आउट ऑफ द एक्सिस। इस बात को ध्यान रखो, मैं आगे लिख देता हूं। In case of dxy, yz and dzx, लोब्स, और लोब्स से मैं कहना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is present
in between the axis, or in case of dx square minus y square and dz square, lobes मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, is present on the axis. Thus, या रहने दो, मैं नीचे बताता हूं। एक एक पॉइंट देखो एक साथ, इतना समझ लो तो मेरा काम है। यहां लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, और यहां लोब्स ऑन द एक्सिस। नाउ द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड्स क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इन डी के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? उन डी ऑर्बिटल्स को जिन डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। हाँ, डी सबशेल में कुछ ऑर्बिटल्स खाली है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले से भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? अगर जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं पर इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट नहीं होता। इस रिपल्सन के कारण क्या होगा? इस रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये देखते हैं कि किसमें ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी और किसमें कम एनर्जी बढ़ेगी। तो साइंटिस्ट ये कहना चाहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड डी सबशेल स्प्लिट अप हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो नंबर फर्स्ट पार्ट ये कहना चाहते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। पहले मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड का बता देता हूं, पहले मैं यहां बताता हूं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। बेटे पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड बताऊं, फिर स्प्लिटिंग बताऊं। चलो पहले हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड पढ़ेंगे। ये ब्लैक कलर से मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऑक्टाहेड्रल फील्ड समझते ही नहीं, इसलिए उन्हें स्प्लिटिंग समझ में नहीं आती। ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये है आपका, ये तो स्क्वायर प्लेन और ये पिरामिड। ऑल्दो सारे बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के हैं, कोई लंबा नहीं है कोई छोटा नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड सिमेट्रिकल होता है, लेकिन इस स्क्वायर के अबव द प्लेन एक है और इस स्क्वायर के बिलो द प्लेन एक है। ये लिगेंड इस तरीके से, लिगेंड आर अप्रोचिंग टू सेंट्रल मेटल। अगर मैं इस लिगेंड के बारे में बात करूं तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ की एक्सिस दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये एक्सिस आपकी एक्स है, ये एक्सिस आपका कोई भी मान लो वाई है, तो ये एक्सिस जो है आपका ये एक्सिस आपका जेड है। तो मुझे यहां कहना पड़ेगा कि इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ligands are approaching central metal atom through the axis. लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर, तो इसका मतलब हो गया कि एक्सिस पर जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे उनमें रिपल्सन बहुत ताकतवर।
लिगेंड एक्सिस से अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो जो ऑर्बिटल के लोब एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो एक्सिस से बाहर होंगे उनमें रिपल्सन कम होगा। तो सीधी सीधी बात है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में चूंकि लिगेंड एक्सिस से आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो एक्सिस पर जहां पे लोब हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्सिस पर हैं उनमें एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन उनमें बढ़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये डी ऑर्बिटल और ये ग्राउंड स्टेट है। इस समय ऑल द 5 आर डीजेनरेट, सबकी एनर्जी सेम। अगर फील्ड सिमेट्रिकल हो, जो कि साइंटिस्ट कह रहा है, इफ द फील्ड इज सिमेट्रिकल, है नहीं, लेकिन वो मान के चल रहा है, एक आइडियलिटी मान लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर फील्ड सिमेट्रिकल हो, गोलाकार, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो चारों तरफ से सेम एनर्जी देगा, तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है, मैंने कहा फील्ड तो ऑक्टाहेड्रल, फील्ड एक टेट्राहेड्रल भी और फील्ड एक स्क्वायर प्लेनर। वो कह रहा है अगर फील्ड स्फेरिकल हो, एक मतलब आइडियल कॉन्सेप्ट मान के चलो, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी? जितनी भी एनर्जी बढ़ जाएगी उस पॉइंट को मैं एक अलग लाइन से दिखा, इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे क्या कहेंगे सब बताओ। लेकिन ऐसा है नहीं, फील्ड तो ऑक्टाहेड्रल। ये वाला केस क्या है? हायर एनर्जी वाला सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड। लेकिन फील्ड सिमेट्रिकल नहीं है, तो जो लोब्स एक्सिस पर आ रहे थे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से लोब्स एक्सिस पर आ रहे थे? दो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ गई। और जो लोब्स आउट ऑफ एक्सिस आ रहे थे उनकी एनर्जी डिक्रीज। इसीलिए स्प्लिटिंग हो गई। कौन कौन से आ रहे थे आउट ऑफ एक्सिस? dx y, dy z और dzx। दोबारा से मैं पेन चेंज कर रहा हूं मेरे बच्चों, देखेंगे। जिनकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब जो एक्सिस पे जिनके लोब्स थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, एक्सिस वालों को उन्होंने कहा ईजी ऑर्बिटल्स, और जिनकी जो आउट ऑफ एक्सिस थे उनको उन्होंने कहा T2G ऑर्बिटल्स। साइंटिस्ट ने ये नाम दिए। और जो सिमेट्रिकल फील्ड वाली लाइन थी उसको उसने कहा बेरी सेंटर। ईजी से लेकर T2G तक के बीच का जो एनर्जी गैप था, वो एनर्जी गैप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डेल्टा ओ कहलाता है। बेरी सेंटर से कितनी एनर्जी बढ़ गई और बेरी सेंटर से कितनी एनर्जी घट गई? फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी, लेकिन मैं याद करने दूंगा नहीं, आपको अच्छे से मालूम है मेरी, तो मैं आपको जुगाड़ बता दूं। ये जो दो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये कितनों को छोड़ के आए? 3 को छोड़ के आए, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी +3/5। 3 को छोड़ के आए, टोटल 5 थे, टोटल तो 5 ही थे ना ग्राउंड स्टेट, 3 को छोड़ दिया, +3/5 डेल्टा ओ।
that is equal to plus 0.6 डेल्टा। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी घट जाएगी बेटे? 2 को छोड़ दिया इन्होंने, तो -2 टोटल कितने थे? 5 थे, 5 डेल्टा ओ, डिवाइड कर लो, दैट इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा। बेटे ये जो डेल्टा ओ है, द डेल्टा ओ is known as CFSE for octahedral field। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे थे। चूंकि ligands are approaching through the axis, as because the ligands are approaching through the axis, hence the d orbitals which are present on the axis will be repelled more and will have greater energy in comparison to the other in which the electrons are not present on the axis. Lobes are not present on the axis. Electron density is not present on the axis. उनकी एनर्जी डिक्रीज क्योंकि वहां रिपल्सन कम। यहां पर बात ये आती है कि डेल्टा ओ की वैल्यू ही ये डिसाइड करेगी कि पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं। भाई इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी P, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इस केस में पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, पेयरिंग विल टेक प्लेस। और इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग, डेल्टा ओ छोटा, तो ये बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है और यहां नो पेयर, कोई पेयरिंग। डेल्टा ओ एनर्जी गैप है, अगर एनर्जी डिफरेंस बड़ा है तो पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने का टाइम नहीं। डेल्टा ओ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट। ये बात मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए समझाई। इसी तरीके से आपके में टेट्राहेड्रल फील्ड भी आपके कोर्स में, और मैं बता दे रहा हूं स्क्वायर फील्ड में भी स्प्लिटिंग होती है, लेकिन तो 3 तरीके के आपके जो है फील्ड हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड और स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर प्लेनर फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग मैंने बता दी, स्क्वायर प्लेनर की आपके कोर्स में नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। टेट्राहेड्रल की आपके कोर्स में है, उसको देखिए। अब जरा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड की बात कर लेते हैं। स्प्लिटिंग of desorption in tetrahedral। अगर टेट्राहेड्रल फील्ड की बात की जाए तो जरा ध्यान से देखिए टेट्राहेड्रल फील्ड होता कैसे, कुछ इसी तरीके से तो होता है।
और यहां लिगेंड लगे हुए। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। दिस इज द टेट्राहेड्रल फील्ड। क्या ये लिगेंड एक्सिस पर है? नहीं नहीं, एक्सिस पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक्सिस कहां पर है, जरा ध्यान से देखिए। मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। एक्सिस ये रही। एक एक्सिस पीछे की तरफ यहां जाएगी और एक एक्सिस यहां जाएगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्स। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इन टेट्राहेड्रल फील्ड the ligands are approaching central metal atom through in between the axis. एक्सिस के बीच में से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, एक्सिस से नहीं अप्रोच कर रहा। तो अगर बेटा अब एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहा है तो जिन डी ऑर्बिटल्स के लोब इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिन डी ऑर्बिटल्स के लोब ऑन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी डिक्रीज कर देगी, क्योंकि लिगेंड अब एक्सिस से अप्रोच नहीं कर, लिगेंड अब इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर। तो एक्सिस पे जो लगे हुए हैं वो तो रिपेल कम होंगे, और जो इन बिटवीन द एक्सिस लगे वो रिपेल ज्यादा। तो चलिए स्प्लिटिंग कराते हैं। ये तो ग्राउंड स्टेट, डीजेनरेसी इज मेंटेन, और ये इधर बेरी सेंटर means if the field is spherical, spherically symmetrical field, उस समय सबकी एनर्जी बराबर होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी लेकिन बराबर। बेरी सेंटर, और अब ये स्प्लिट अप हो जाएंगे दो पार्ट्स। हायर एनर्जी पर वो लोब्स आ जाएंगे जो आउट ऑफ एक्सिस थे, क्योंकि लिगेंड आउट ऑफ एक्सिस ही अप्रोच कर रहा है, मतलब T2G ऑर्बिटल्स। और लोअर एनर्जी पर EG ऑर्बिटल्स। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा टी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या कहलाता था? डेल्टा ओ। डेल्टा टी। यहां से यहां तक का जो गैप होगा, दो को छोड़ के ऊपर गए हैं तो +2/5 डेल्टा टी, दैट इज +0.4 डेल्टा टी। तीन को छोड़ के नीचे गए हैं
-3/5 delta t, that is equal to -0.6 delta t। मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। इनकी एनर्जी T2G की ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि ligands are approaching in between the axis and in the T2G orbitals all have the lobes in between the axis, repulsion बढ़ जाएगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। These two orbitals are present on the axis. There is no ligand on the axis in the case of the tetrahedral field, thus energy will decrease। तो यहां आपको समझ में आ गया कि d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन नहीं होती। यहां से हम लोगों को क्रिस्टल्स की कलर, क्रिस्टल्स की पेयरिंग, क्रिस्टल्स में पेयरिंग, मैग्नेटिक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। डेल्टा टी और डेल्टा नॉट, दैट इज द CFSE, मैं नीचे लिख के दे रहा हूं। डेल्टा टी is the CFSE, crystal field splitting energy, crystal field stabilizing energy in tetrahedral complexes या tetrahedral field। जरा मैं इधर लिख के दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। डेल्टा से रिप्रेजेंट, डेल्टा O CFSE in octahedral field, delta T CFSE in tetrahedral field, delta SP CFSE in square planar field। On the basis of the value of delta and pairing energy, we have arranged ligands in a series of their pair. That series is known as spectrochemical series। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से कितना स्प्लिटिंग हो जाएगी, कौन पेयरिंग कराएगा, कौन नहीं कराएगा, उस हिसाब से लिगेंड्स को अरेंज किया गया और इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को मैंने VBT में आपको याद करने का तरीका बताया था। सीरीज पूरी याद हो भी नहीं पाएगी आपसे, उसको याद करने की कोशिश मत करना। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गिने जाएंगे। ऑक्सीजन डोनर माइल्ड फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस में ही ऑक्सीजन डोनर में वाटर और ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं, बाद बाकी और कहीं नहीं। उसके बाद हेलोजन डोनर, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और सल्फर डोनर भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर, बस यही याद करना है। दैट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। देयर इज आल्सो अ रिलेशनशिप इन बिटवीन द डेल्टा O, डेल्टा T एंड डेल्टा SP। मैं आपको बता देता हूँ सारी, देखिए। डेल्टा SP is equal to 1.3 of delta O and delta
T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, ये याद रखना बेटा। डेल्टा SP 1.3 of delta O, delta T 4/9 of delta. The theory gives a bright concept regarding the strong field and weak field ligand, regarding the pairing of the electrons, regarding the magnetic momentum, and regarding the color of the complexes. बेटे ये मैंने आज आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की दोनों ही तरीके की स्प्लिटिंग समझाई, टेट्राहेड्रल फील्ड में भी और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। इसके आगे हम लोग CFSE पढ़ेंगे कि व्हाट इज CFSE, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFSE, ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही, ठीक है, आज के लिए यहीं पे लेक्चर स्टॉप करेंगे।